The next topic of this chapter is किरचॉफ्स लॉ। दो लॉ हैं किरचॉफ्स के और दोनों की ही सेंट्रल इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोस्टैट में। जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं उनको तो सारी ज़िंदगी हो जाती है किरचॉफ्स लॉ को ही डील करते हुए, क्योंकि किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए ये लॉ जितने इंपॉर्टेंट हैं उतना मुझे नहीं लगता कि कोई और लॉ इलेक्ट्रोस्टैट का हो सकता है। हालांकि ये आगे जाके डिफ़िकल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी यही डील कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्किट के साथ। अब आपको 12th क्लास में तो आपको बेसिक आइडिया दे दिया जाएगा इनके बारे में, तो पहले आप लॉ समझ लीजिए इनके लॉ हैं क्या। जो पहला लॉ है इसका, जिसको हम जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ कहते हैं, वो ये बताता है कि किसी भी जंक्शन पे द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट दैट जंक्शन विल बी ज़ीरो। Algebraic sum of the current at a junction is 0. That means sigma I is 0. क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि कोई जंक्शन है, मान लीजिए I1, I2, यहाँ से करंट आते हैं I1, I2, I3, I4 एंड I5। ये जंक्शन है आपका, आप इसको O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जंक्शन को। तो द नेट करंट एट पॉइंट O और नेट करंट एट जंक्शन O, द एल्जेब्रिक सम ऑफ दैट करंट विल बी ज़ीरो। एल्जेब्रिक सम कहने का मतलब क्या है? एल्जेब्रिक सम कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू असाइन द डायरेक्शन टू द करंट। अगर आप इनकमिंग करंट को I प्लस मानते हो, I1 और I2 इनकमिंग करंट है, और I3 और I4 और I5 जो है इससे लीविंग करंट है, इसका मतलब ये है कि आप दोनों को सेम डायरेक्शन में ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आप एक को पॉजिटिव कहोगे तो दूसरा खुद ब खुद निगेटिव हो जाएगा। अगर आप लीविंग को पॉजिटिव कहोगे तो इनकमिंग को आपको निगेटिव बताना पड़ेगा, वरना आप डिफरेंशिएट करोगे कैसे? आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये करंट जा रहा था और ये करंट आ रहा था? तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, इनमें से किसी एक को आप पॉजिटिव मान लो तो दूसरा खुद ब खुद निगेटिव हो जाएगा। तो मान लीजिए इनकमिंग करंट को आप पॉजिटिव लो और आउटगोइंग करंट को आप निगेटिव लो, तो जो एल्जेब्रिक सम होगा, मतलब आपको इनका साइन इनके साथ रखना है। दैट मीन्स I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। ये मतलब है इस स्टेटमेंट का, एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट ए जंक्शन इन ए सर्किट विल बी 0। एल्जेब्रिक का मतलब आपको साइन लेना पड़ेगा, या तो आप इनकमिंग को पॉजिटिव लीजिए और आउटगोइंग को नेगेटिव लीजिए। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो यहाँ से ये बात भी समझ में आ जाती है कि I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। दैट मीन्स इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन विल बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। कुछ लोग इस जंक्शन रूल को ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि किसी जंक्शन पे आने वाला जो करंट होता है उतना ही करंट वहाँ से जाने वाला करंट होता है। इनकमिंग करंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। वो बेसिकली इसी का एक्सटेंशन है, इसी की एक एप्लीकेशन है। फिर जितना करंट आएगा उतना ही वहाँ से जाएगा। तो I1 प्लस I2 आ रहा था, ये दोनों मिलके ही I3, I4 और I5 को यहाँ पर बना रहे हैं। जो दूसरा इसका लॉ है, जिसको हम लूप लॉ या लूप रूल कहते हैं, ये कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंज इन ए सर्किट इट विल बी 0। ये जो लॉ है आपका सेकंड लूप लॉ, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये लॉ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल में, और हर साल इससे कोई ना कोई न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। तो आप, मैं ज़रा एक एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा इस पर बेस्ड, जिससे आपको ये दोनों लॉ क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। तो मैं इसकी फिगर बना दे रहा हूँ, आप देखिएगा इसको। ये एक सर्किट है, ठीक है। आपको इस सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस और कुछ बैटरीज दी गई हैं। ये लूप लॉ ये कहता है कि इसके किसी भी लूप में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज गोइंग टू द 0। एल्जेब्रिक सम, यानी कि साइन आपको लेना है पोटेंशियल का। अब आप इसको अप्लाई कैसे करते हो? पहली बात तो आपको करंट्स की डायरेक्शन को असाइन कर देना है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, चाहे वो नॉन हो या अननोन हो। इस केस में तो अननोन है और नॉर्मली अननोन ही होती है। तो आपको करना क्या है, आपको पहले करंट देख लेना है। मान लीजिए इस रेजिस्टेंस में जो करंट आपका जाता है वो I1 है, और मान लीजिए इस रेजिस्टेंस में जो करंट है वो आपका I2 है। चूँकि सेल का नेगेटिव टर्मिनल इधर है तो इधर करंट आएगा आपकी तरफ, तो I2 यहाँ से आ गया, ये I1 है, यहाँ भी आपका I1 जा रहा है। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट इससे बाहर की तरफ निकलेगा। तो मान लीजिए करंट यहाँ से आया
I3, तो यहाँ पर भी I3 रहा, यहाँ पर भी सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पर भी I3 रहा। ये I3 इस जंक्शन से दो जगह बढ़ गया है, एक I1 में और एक I2 में। तो इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। पहले लॉ आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब आपको हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट का पता है। 30 के ओम के अक्रॉस I1 है, 1 के अक्रॉस I3 है, 40 के अक्रॉस I3 है, 1 ओम के यहाँ अक्रॉस I2 है, यहाँ 20 ओम के अक्रॉस भी I2 ही रहेगा, I2 ही रहेगा। ओके, I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, ये दोनों कंबाइन होकर I3 बना देंगे, तो I1 और I2 कंबाइन होकर I3 यहाँ बनाते हैं। अब आप इस लॉ को अप्लाई कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहले आप एक पॉइंट को शुरू करोगे और उस पॉइंट पे आपको मूव करना है, आपको चलना है। आप ये समझिए कि सर्किट की जो लाइंस है वो रास्ता है, वो एक आपका एक रोड बना हुआ है और उस रोड पे आपको मूव करना है। तो मान लीजिए आप पॉइंट ए से खड़े हुए हैं और आप पॉइंट ए पे खड़े हुए हैं और पॉइंट ए से दो रोड जा रहे हैं। एक रोड जा रहा है ए से एफ की तरफ और दूसरा रोड जा रहा है ए से बी की तरफ। आपकी जो मर्जी हो उसको असाइन कर लो, आप चाहो ए से एफ की तरफ चले जाओ और आप चाहो ए से बी की तरफ आ जाओ। लेकिन वंस यू डिसाइड द डायरेक्शन तो इट विल बी नाइस इफ यू स्टिक विद दैट डायरेक्शन। यानी कि अगर आप ए से एफ की तरफ जा रहे हो, यानी कि ए से एफ पे आओगे, फिर एफ से ई पे आओगे, फिर ई से जो है बी पे जाओगे, ई से जी पे जाओगे, जी से बी पे आओगे, बी से ए पे आओगे। एक ऊपर वाले लूप में आप ट्रेवल कर सकते हो, आप चाहो तो पूरे लूप में ट्रेवल कर सकते हो, ए से एफ, एफ से ई, ई से डी, डी से एच, एच से सी, बी, फिर मर्जी है आपकी। लेकिन मैं इन लूप को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा हूँ। एक लूप ऊपर वाला है, एक लूप नीचे वाला है। लूप दोनों क्लोज हैं। डायरेक्शन जो है चलने की, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ए से एफ, ई, जी, बी, ए भी आ सकते हो और ए से बी, जी, ई, एफ और फिर ए पे आ सकते हो। चूंकि क्लोज लूप है तो आपको बाद में आना उसी पॉइंट पे लौट के है। डायरेक्शन चलने की आपने अपनी मर्जी से असाइन कर ली, लेकिन जो डायरेक्शन असाइन कर लो फिर उसके साथ स्टिक रहना। तो आप मान लीजिए आप जो है इस तरह से चलेंगे क्लॉकवाइज। ये लूप 1 है जो बता रहा है कि आप इसमें क्लॉकवाइज चलोगे। तो मेरा मशवरा यही है कि फिर आप दूसरे लूप में भी क्लॉकवाइज ही चलिएगा। जब आप दूसरे लूप की बात करेंगे, अभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम दूसरे लूप की बात करेंगे तब आप इसमें भी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। पहली बात क्लियर है, आपको चलना है इस लाइन पे, और लाइन पे चलने की डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हो, जो भी आप चाहो। डायरेक्शन चूज हो गई। चलिए, जब आप उस रोड पे चल रहे होगे तो आपको रास्ते में रेजिस्टेंस मिलेंगे, आपको रास्ते में सेल मिलेंगी। जब आप रेजिस्टेंस से गुजरो तो ये देख लेना कि रेजिस्टेंस में करंट कितना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। जब करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देख लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज I इंटू आर आपको क्या देता है, वोल्टेज देता है। आप जैसे जैसे रास्ते में मूव करोगे आपको रास्ते में से वोल्टेज कलेक्ट करते जाना है। आप ये समझिए कि आप जो है एक रोड पे जा रहे हो और आपको रोड में से सामान इकट्ठा करते जाना है, लेकिन सामान इकट्ठा सिर्फ वो करना है जो वोल्टेज हो, और वोल्टेज होने के लिए आपके पास करंट और रेजिस्टेंस दोनों होना चाहिए। सेल मिल गई तो कोई बात ही नहीं है, सेल का तो अपना वोल्टेज होता ही है। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। तीसरी बात का जो ध्यान रखना है, जब आप उस सामान को इकट्ठा करोगे तो आप जब किसी रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंचोगे तो ये हो सकता है कि आपकी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन से करंट आ रहा हो। मान लीजिए मैं ऐसे आगे की तरफ जा रहा हूं और मुझे दिखा कि करंट उधर से आ रहा है, तो उस रेजिस्टेंस का वोल्टेज नेगेटिव लेना। अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है ऑन ए रेजिस्टेंस, तो आपको उस रेजिस्टेंस का वोल्टेज नेगेटिव लेना है। एक ये बात याद रखना, जब आप ऐसे चलते चलते किसी सेल के पास में पहुंचोगे तो सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। आपको जो टर्मिनल पहले मिले उसका साइन उसके वोल्टेज के साथ असाइन कर देना। अब ये सारी बातें आपको हो सकता है कुछ समझ में आई हो, कुछ नहीं हो, अब समझ में आ जाएंगी। मैंने लूप लिया है ए, इन लूप ए, एफ, ई, जी, बी, ए में क्लोज लूप लिया है आपने। ठीक है, लूप 1 जहां से गए थे वहीं पर वापस आ गया। चलिए साहब, ए से चलना शुरू करता हूं मैं ए से चलते चलते आ गया 30 ओम के रेजिस्टेंस पे। अब मैंने बताया हर रेजिस्टेंस के साथ करंट भी है, तो यहां पर करंट है I1। वोल्टेज कितना हो गया, I1 इंटू 30।
वोल्टेज आपका हो गया 30I1। क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आप किधर से आ रहे थे? हम आ रहे थे ए से, और करंट भी किधर आ रहा है? आपकी डायरेक्शन में ही आ रहा है। तो आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और करंट की डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है। इसका मतलब ये है कि आपको ये प्लस का लिखना है। 30I1 इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। यहाँ से आपने सामान उठा लिया अपना, रास्ते से उठते जा रहे हैं। चलिए अब आप यहाँ इस ओम को, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके आ गए। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब आप यहाँ से ट्रेवल करते करते इस बैटरी पे आ गए। बैटरी का पोटेंशियल ईएमएफ ऑलरेडी गिवन है 45 वोल्ट है, लेकिन आपको टर्मिनल पहले कौन सा मिला? छोटा वाला टर्मिनल जो कि नेगेटिव का होता है, तो आपको -45 लेना होगा। ओके, चलिए साहब, अब आपने बैटरी से भी वोल्टेज को कलेक्ट कर लिया। अब आप आगे बढ़े। जब आप आगे बढ़े तो आपको रेजिस्टेंस मिला 1 ओम का। 1 ओम के करंट, 1 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट मिला I3। इन दोनों का वोल्टेज हो गया I3 × 1। वोल्टेज कितना हो गया इनका? I3 × 1। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा? आप आए हैं इस डायरेक्शन से, करंट भी आ रहा है इसी डायरेक्शन से, तो ये प्लस होगा। चलिए साहब, अब आप गए जी पे। जी तक कुछ नहीं है, जी से आगे जैसे ही बढ़े 40 ओम का रेजिस्टेंस है। आप यहाँ भी जो है वोल्टेज इकट्ठा कर लीजिए। 40 × करंट, करंट कितना है यहाँ भी? I3 ही है, इसके अक्रॉस भी I3। दोनों आपकी डायरेक्शन भी वही है और I3 की डायरेक्शन भी वही है, तो इसलिए आपने प्लस लिख लिया। फिर आप आगे बी पे, बी से फिर आप गए ए की तरफ। बी से ए के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैटरी नहीं, तो कोई वोल्टेज नहीं होगा। आपका ये जो होगा टोटल सम आपका 0 हो गया। इसी को बताता है ये। द नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन ए लूप इज 0। अब आप क्या करेंगे? इसको जो है रीअरेंज कर लीजिए। 30I1 प्लस 40I3 एंड I3, 41I3 इज इक्वल टू 45। I3 की वैल्यू आपको पता है कितनी है? I1 प्लस I2। तो I3 की जगह लिख दीजिए आप I1 प्लस I2। यू विल गेट 30I1 प्लस 40I1 I2 is equal to 45. So you will end up with 70I1 plus 30I1 ये है, 40I1 ये आ जाएगा, प्लस 40I2 is equal to 45। आप चाहो तो इसको 5 से डिवाइड भी करके एक इक्वेशन बना सकते हो। इसको ये हो जाएगा 14I1 प्लस 8I2 is equal to 9। इक्वेशन 1। यही काम करिए दूसरे लूप में। दूसरा लूप क्या है? B G E D H C B। B G E D H C और फिर B पे। ये एक पूरा क्लोज लूप हो गया आपका। डायरेक्शन वही रखी जो आपने पहले वाले की रखी। रास्ता तय करना है, B से शुरू करना है। अब आप B से बढ़ते हैं G की तरफ। रास्ते में रेजिस्टेंस मिला 40 ओम, लेकिन आपकी डायरेक्शन B से G की तरफ है जाने की। करंट उधर से उल्टा आ रहा है, तो यहाँ पर -40I3 आएगा। ठीक है। G से अब आप गए 1 ओम के पास। 1 ओम के पास भी करंट उल्टी डायरेक्शन में है आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन से, तो यहाँ पर आएगा -1 × I3। फिर आप गए यहाँ से सेल पे। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला, तो आप लिखेंगे पॉजिटिव 45। ठीक है, इस पूरे आर्म का काम कंप्लीट हो गया। फिर आप आगे ई से, ई की तरफ से आए डी पे। जब आप ई से डी पे आ रहे हैं, करंट डी से ई पे जा रहा है, आपकी उल्टी डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा -20I2। ओके, फिर आप गए डी से एच की तरफ। फिर आपकी डायरेक्शन करंट की अपोजिट है, तो ये हो जाएगा 1 × -I2, तो ये हो जाएगा -I2। इसके बाद आप पहुंचे इस बैटरी के ऊपर। इस बैटरी का पोटेंशियल है प्लस, प्लस टर्मिनल आपको पहले मिला, तो आप इसको लिखोगे +80। फिर आपके यहाँ से सी पे, सी से बी की तरफ कोई आपका रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर 0 हो गया ये। अब आप फिर से वही रूल यूज़ करिए। I3 की पहले आप I3 को कंबाइन कर लीजिए। कहाँ कहाँ पर है I3? ये है 40I3 -I3, तो ये हो गया आपका -41I3 -21I2 और 45 और 80 ये हो गए आपके 125। अब आप प्लस इज इक्वल टू 0। अब आप इनको उठा के चाहो तो इधर ले जाओ, ये दोनों के नेगेटिव दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यू कैन राइट इट एज 40I3। I3 का मतलब है I1 प्लस I2। बिल्कुल इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 वो है, इसको 2 मान लीजिए। 40I1 I2
प्लस 21i2 और इसको इधर कर दीजिए 125, 41i1 41i2 21i2 कितना हो गया 62i2 इज इक्वल टू 125। ये आपकी दो लीनियर इक्वेशन आ गई जैसे आप 10th क्लास में सॉल्व करते थे। आप इनको x और y भी मान सकते हैं, i1 को x और i2 को y। तो ये हो जाएगा आपका 14x प्लस 8y इज इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा आपका 41x प्लस 62y इज इक्वल टू 125। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड आपको 10th क्लास में पढ़ाए गए हैं, आप इनसे सॉल्व करिएगा। मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी i1 और i2 की 0.85 माइनस में और i2 आएगा 2.58 एम्पियर या 2.6 आप इसको कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि हम किरचॉफ लॉ किस तरह से अप्लाई करते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है, दोनों लोग कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं।